मैं राजेंद्र चौधरी आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अब हम आज जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं उसके अंतर्गत जो राजस्थान की पूरी अपन हिस्ट्री एंड कल्चर है उसके बारे में कुछ चर्चाएं करेंगे और धीरे धीरे इसको 1.5 से 2 महीने के अंतर्गत जो अपन आरएस जो फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं या जो सब इंस्पेक्टर के अंतर्गत तैयारी कर रहे हैं उनके अंतर्गत ये कॉमन चीजें ही हैं, तो इन पर अपन लोग चर्चा करेंगे। तो आज अपन जनजाति आंदोलन है उनके बारे में देखते हैं। उससे पहले 1 मिनट आपका मोटिवेशन। देखो, ग्रेट थिंग्स जो बड़ी चीजें हैं वो नेवर कम फ्रॉम कंफर्ट जोन, वो हमें कभी भी कंफर्ट जोन के द्वारा नहीं मिल सकती है। अब यहां पर मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम किसी भी चीज के अंतर्गत, यदि हम एक दायरे के अंतर्गत रहना चाहते हैं जैसे हम हैं, उसके अंतर्गत हम अपने अंतर्गत चेंज नहीं लाना चाहते हैं और जो चीजें अपन को रोकती है, जैसे किसी को मॉर्निंग में उठना है तो उससे पहले उसको आलस्य आ जाता है कि नहीं नहीं आज नहीं, सर्दियां हैं, इस प्रकार की जो चीजें हैं वही अपना कंफर्ट जोन है। यदि कोई एक्सरसाइज करना चाहता है और उसको एक्सरसाइज से पहले ही लगता है कि अब नहीं, आज से नहीं, कल से, परसों से, यही अपना क्या है, कंफर्ट जोन है। हम जिस स्थिति के अंतर्गत है उसी स्थिति के अंतर्गत रहना चाहते हैं, तो हमें इससे बाहर निकलना चाहिए। और यही हुआ था जो जनजातीय आंदोलन थे, जो जनजातियां थी उनके अंतर्गत भी अंग्रेजों ने बहुत अच्छे अच्छे सुधार भी किए थे। जैसे डाकन प्रथा थी, बहुत ही गंदी परंपरा और बहुत सारी क्रूतियां थी इनके अंतर्गत, उनको भी सुधारने के से पहले उनको लगा कि हम हमारे कंफर्ट जोन के अंतर्गत है और उन्होंने इस प्रकार के जो जनजाति के थे वो आंदोलन खड़े कर दिए थे। चलो लेट्स स्टार्ट। हम आते हैं जनजातीय आंदोलन। और जनजातीय आंदोलन के अंतर्गत आज हम सबसे जो फर्स्ट जनजातीय आंदोलन है उसके अंतर्गत जो भगत आंदोलन है, या अपन कहें कि जो गोविंद गिरी के द्वारा चलाया गया भगत आंदोलन है और जो भीलों और अपने कुछ ग्रासीय थे इनके द्वारा किया गया आंदोलन था। तो इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अब बात करें कि जनजातीय आंदोलन, जनजातीय आंदोलन के समझने से पहले हमें यह समझना चाहिए कि जनजातियां क्या चीज होती है। जनजाति का यदि हम सीधे से अर्थ में कहें, जो प्राकृतिक परिवेश के अंतर्गत रहती है। कहां पर रहती है? जो प्राकृतिक परिवेश के अंतर्गत रहती है, जो अपने शेड्यूल्ड ट्राइब है, प्राकृतिक परिवेश में रहती है। इनकी खुद की अपनी एक जीवन पद्धति होती है, इनकी खुद की एक भाषा होती है, संस्कृति होती है और उनको आज भी ये उसको अक्षुण्य बना करके रखे हुए हैं। और परंतु आज की यदि हम स्थिति के अंतर्गत देखें तो ये ना तो अपनी जो सामाजिक स्थिति है उससे, आर्थिक स्थिति है और जो सांस्कृतिक स्थिति है इसके अंतर्गत देखा जाए तो जो समाज की मुख्य धारा है ये मुख्य धारा से काफी पीछे की ओर है। तो इस प्रकार की इन जनजातियों के अंतर्गत उस समय क्या किस प्रकार की थी और कहां पर ये जनजातीय आंदोलन हुए, ये पूरी अपन इसके अंतर्गत डिटेल से देखते हैं। जो इसको संविधान के अंतर्गत भी यदि बात करें तो अनुच्छेद अपने 366 के अंतर्गत इसको परिभाषित किया गया है। चलो लेट्स स्टार्ट। यहां पर जो जनजातीय आंदोलन थे, मेर, मीणा और भील जनजातियों के बारे में देखेंगे। अभी मुख्यतः अपन भील जनजाति के आंदोलन को अपन रीड आउट करते हैं। अब सबसे पहले आती है कि ये भाई जनजातीय आंदोलन हुए क्यों। तो सबसे मैंने अभी बात की थी अपन, सब इन जनजातियों के भी क्या थे, इनके अपने कंफर्ट जोन थे। आराम से ये ठीक है, अपने जो प्राकृतिक परिवेश है उसमें पड़े हैं, अपने जो जैसा जीवन यापन करना चाह रहे हैं उसके अंतर्गत चेंजेस नहीं लाना चाहते थे। अब इनके सबसे पहले क्या कर दिए, जो वन के अधिकार थे, वन के अंतर्गत इनका ऐसा था कि वन में ये इनकी जो इच्छा होती थी आखेट करते थे, वन उत्पाद होते थे, ये सब इन्हीं के होते थे। परंतु इनमें सरकार के द्वारा इन पर अधिकार ले लिया गया और इनके जो वनाधिकार आदिवासियों के थे ये समाप्त कर दिए गए। एक तो ये व्यवस्था थी। फिर इनकी जो नई भू राजस्व और जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, उस प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत भी यदि देखा जाए तो इनसे तरह तरह के जो भू राजस्व वसूलने जाने लगे। तो भू राजस्व वसूलने जाने लगे तो इन्होंने इस चीज का भी क्या किया, विरोध किया था, क्योंकि ये इस प्रकार अपने नहीं चाहते थे कि हमें इस प्रकार का, क्योंकि ये राजस्व देते ही नहीं थे। फिर इनके पास में एक थी जो राजा महाराजा थे उनके द्वारा बेट बेगार प्रथा। यदि किसी व्यक्ति को बिना मानदेय काम में लिया जाए तब उस प्रकार की व्यवस्था को बेट बेगार प्रथा कहते हैं ना, अपन बेगार के अंतर्गत है। एक दोषपूर्ण आबकारी नीति, आबकारी के अंतर्गत वैसे भी पेशा था और ये सरकार के जब अंतर्गत आ गया, सरकार के अंतर्गत आ गया तो ये अपने खुद की जो लोकल अपनी शराब भी बनाते थे जो महुआ के द्वारा, इस पे प्रतिबंध लगा दिया गया। तो ये दोषपूर्ण आबकारी नीति से भी इनके अंतर्गत इस प्रकार का विरोध हुआ। इसके अलावा
राजाओं में सुरक्षा के अधिकार अंग्रेजों को दे दिए थे। अंग्रेजों को कैसे दे दिए? इनके पास में दो अपने जो सुरक्षा के जो बिलों के पास में ये दो प्रकार के टैक्सेशन खुद लेते थे। जो राजा टैक्स लेने, अपने अंग्रेज टैक्स लेने लग गए थे, ये लेते थे बोलाई कर। ये बोलाई कर लेता था यदि किसी मार्ग था, मार्ग पर जो सुरक्षा है उस पर प्रदान करने के लिए, और मार्ग पर सुरक्षा भी किसके द्वारा? ये बिलों के द्वारा ही। ये खुद ही उत्पाद मचाते थे। तो ये इनकी मार्ग की कि हम आपको छेड़छाड़ी नहीं करेंगे, तो मार्ग की सुरक्षा का जो कर था उसको बोलाई कर या कहते थे। एक रखवाली कर था, ये इनके जो पूरे गांव की रखवाली थी। गांव के अंतर्गत अपन कह सकते हैं रखवाली कह दो या गांव की सुरक्षा कह दो इसको, है ना। गांव की सुरक्षा के लिए लिया जाने वाला कर था। ये भी अंग्रेजों के द्वारा ले लिए गए। तो अब भील क्या हो गए? भील बेरोजगार हो गए थे। ये भी व्यवस्था हुई। इसके अलावा इनकी जो सामाजिक परंपराएं थी, सामाजिक परंपराओं के अंतर्गत जो 1853 के अंतर्गत जो मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह थे, उन्होंने डाकन प्रथा पर रोक लगा दी। यहां से देखो क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन अभी तक यदि देखें तो एमसीक्यू के हिसाब से तो यहां से बन रहा है। एक तो बोलाई और रखवाली का अर्थ आपको पता होना चाहिए, एक तो मार्ग की सुरक्षा के लिए और एक गांव की सुरक्षा के लिए। तो स्वरूप सिंह ने डाकन प्रथा पर रोक लगा दी। डाकन प्रथा के अंतर्गत किसी महिला को ये मतलब कि उसे लगता है कि ऐसा कोई कुछ चीज हो गई है, जैसे किसी का जैसे बच्चा एक्सपायर हो गया है, तो उसे ऐसा लगता था कि ये महिला डाकन है, और उसको फिर गांव से तड़ी पार करना, उसको अलग अलग प्रकार के यातनाएं भी देने का काम करते थे। वो किसी भी दृष्टि से अच्छी नहीं थी। नेक्स्ट है परंपरागत कृषि व्यवस्था को इनके नष्ट कर दिया। ये एक प्रकार की अपन कहें कि आदिम कृषि करते थे। तो आदिम कृषि अब इनको भी जैसे नए इन किसान थे, उन्हीं किसानों की तरह टैक्सेशन देने की व्यवस्था वगैरह कर दी। अफीम तंबाकू पर इनके टैक्स अपने बढ़ा दिए गए थे। इसके अलावा यदि हम बात करें तो 1822 के अंतर्गत एक तो मेरवाड़ा बटालियन बना दी गई, जिसका मुख्यालय था ब्यावर के अंतर्गत, और 1841 में मेवाड़ भील कोर बना दी गई थी। अब मेवाड़ भील कोर और जो मेवाड़ ये जो बटालियन थी, ये अपने जैसे ये अपन बात करें राजस्थान के अंतर्गत, ये इनका भीलों का एरिया था। ये जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला एरिया था, इस क्षेत्र को उस समय भी अपन क्या कहते थे? ये जैसे मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आता था, और ये था अपने जैसे मारवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत था। अब जो मारवाड़ है और मेवाड़ है, अब यहां पर ये वाली जो सीमा है, इसी क्षेत्र के अंतर्गत मेर लोग रहते थे। मेर रहते थे, इसी को कहते थे मेरवाड़ा। इनके लिए इन्होंने क्या किया कि इन पर इन्हीं में से कुछ लोगों को भर्ती करके भी, और कुछ अपने जो अंग्रेज थे, तो यहां पर इनकी सुरक्षा के लिए कि ये भाई आपके लिए मेरवाड़ा बटालियन काम करेगी, और इसका मुख्यालय ब्यावर अजमेर के अंतर्गत था। और 1841 के अंतर्गत ये अपने एमबीसी की स्थापना की गई। मेवाड़ अपने भील कोर की स्थापना की गई, और इसका अपने जो मुख्यालय था खेरवाड़ा, खेरवाड़ा कहां पर आता है? उदयपुर के अंतर्गत था। तो जो ये काम कर रहे थे भीलों पर, इस प्रकार से पूरी पूरी चारों ओर से गिरफ्त के अंतर्गत आने लगे थे। अब इन पे जो खर्चे का भार था वो भी किसके द्वारा था? जनजातियों के। हम आपकी सुरक्षा के लिए इस प्रकार के कर रहे हैं। तो ये कुछ इस प्रकार के रीजन थे। एक तो उनके वनों के अधिकार समाप्त कर दी गई, नई प्रशासनिक व्यवस्था, ये यदि आरएस के मेंस की दृष्टि से देखें तो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बैठ बेगार प्रथा, दोषपूर्ण आबकारी नीति, राजाओं के सुरक्षा अधिकार समाप्त कर दिए गए, सामाजिक परंपराएं, परंपरागत कृषि, अफीम तंबाकू, और इनके द्वारा जो अपने ये स्थापना की गई थी मेरवाड़ा बटालियन और मेवाड़ भील कोर की, ये भी इनके लिए दुखदायी थी। तो ये अपन ने यहां पर बात की गई। ये वाला जो एरिया था डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला, इस एरिया के अंतर्गत अपने ये आंदोलन खड़ा हुआ था। तो इसके अंतर्गत ये होता। अब इस आंदोलन को भगत आंदोलन क्यों कहते हैं? और इस क्षेत्र को लसाड़िया भी क्षेत्र कहा जाता है, इसीलिए इसे लसाड़िया आंदोलन भी कहा जाता है। अब देखो ये जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र को अपन क्या कहते थे? वागड़ क्षेत्र कहते थे। वागड़ क्षेत्र, डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला क्षेत्र था, यहां वागड़ी भाषा बोली जाती है, इसीलिए इसे वागड़ क्षेत्र कहा जाता है। और नेता के अंतर्गत यदि बात करें तो इसके अंतर्गत जो स्टार्टिंग के जो नेता थे वो तो थे अपने गोविंद गुरु और सूरजी भगत थे। भगत इनके जो भी इनके अनुयायी थे उनको भगत कहते थे, सूरजी भगत थे। बात करें यदि अपन गोविंद गुरु की बात करते हैं तो गोविंद गुरु की स्पेशली बात की जाए तो ये डूंगरपुर के अंतर्गत एक अपने बांसिया गांव है। बांसिया, जिससे कई कई जगह पर वेदसा भी मिलता है। बांसिया और वेदसा, इसके अंतर्गत ये डूंगरपुर के अंतर्गत आता है। इनके यहां पर इन्होंने अपना कार्य क्षेत्र भी बनाया था। अब इसके अलावा
और इनको देखा जाए तो इन्होंने बिलों के अंतर्गत बहुत सारे नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान का काम किया कि भाई आप चोरी मत करो, शराब मत करो। इनके अंतर्गत जितनी भी कुरीतियां थी उन कुरीतियों को बंद करने का काम भी इनके द्वारा किया गया था। अब इसकी हम पूरी देखो घटनाक्रम देखते हैं। क्या ये अपने भगत आंदोलन था जिसके बारे में देखते हैं। तो इसके अंतर्गत जो गोविंद गुरु थे, इन गोविंद गुरु ने सबसे पहले एक तो 1883 के अंतर्गत इनमें आपसी भाईचारा नहीं था। आपसी भाईचारा नहीं था तो क्या आप लोगों में भाई, अपन गांव में भी कहते हैं कि हम फोड़ो जोइए भाई भाई के अंतर्गत, तो ये जो संघ था इसी से इनकी सम सभा की स्थापना हुई। ये हुई अपने सम सभा की स्थापना की थी 1883 के अंतर्गत। सम का मतलब ही क्या होता है, अपने एकता होता है। अब ये हो गया। अब इस सम सभा का काम इन्होंने बिलों के अंतर्गत क्या किया था, एक तो नैतिक और एक अपने आध्यात्मिक उत्थान था। आध्यात्मिक उत्थान ये व्यवस्था इसके अंतर्गत की गई थी। अब इसके अलावा इसी समय पर स्वामी दयानंद सरस्वती का भी राजस्थान के अंतर्गत आना हुआ। तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती से भी काफी प्रभावित थे। कई बार ये पूछा जा सकता है कि इनका किससे प्रभाव था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती का भी इन पर प्रभाव था। अब स्वामी दयानंद सरस्वती का प्रभाव था तो इससे क्या बल मिला, इनको भी स्वदेशी पर इन्होंने काम किया था। इसके अलावा जो यहां पर ईसाई बन रहे थे उस समय, जो ईसाई मिशनरीज थे वो इनको ईसाई बनाने का काम भी कर रहे थे। तो इनको भी जो हिंदू बने रह जाएं, इसलिए इन्होंने एक पंथ की स्थापना की थी और अब जो इनके अन्वयी थे और उन्होंने भगत पंथ की स्थापना की थी। अब इन लोगों को इकट्ठा कैसे किया जाए, इकट्ठा इस करने के लिए उन्होंने क्या किया कि हमें कुछ न कुछ अधिवेशन या जहां पर लोग इकट्ठे होंगे तब इस प्रकार से हम किसी भी चीज को फॉलो कर सकते हैं। तो इन्होंने 1903 ईस्वी के अंतर्गत एक मानगढ़ स्थान आया हुआ और मानगढ़ आया हुआ बांसवाड़ा के अंतर्गत। यहां पर इन्होंने क्या किया, एक अपने अधिवेशन की स्थापना की। ये फर्स्ट अधिवेशन 1903 के अंतर्गत हुआ था और हर साल इस प्रकार से अधिवेशन करते गए थे। इसी प्रकार से बाकी इनमें कोई नॉर्मल ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था। 1910 के अंतर्गत जाते 1910 के अंतर्गत फर्स्ट इन्होंने अपने बार इन्होंने 33 मांगे रखी थी सरकार के सामने कहा कि मैं भाई इस प्रकार से कुछ जो टैक्सेशन वगैरह ये मना किए जाए, पर सरकार ने इनका क्या कर दिया, इनकार कर दिया था। एक तो बात हुई यहां पर। अब इसके अलावा ये एक अपने जगह थी 24 फरवरी 1910 के अंतर्गत एक पालपट्टा के जागीरदार थे। पालपट्टा के जागीरदार, ये पूछी जा सकती है कि कितनी मांगी थी। इनिशियली इनके पास में 33 मांगी थी और जो पालपट्टा के जागीरदार थे इन्होंने बिलों के साथ में जो समझौता किया था पालपट्टा के जागीरदार द्वारा, तो जो समझौता किया गया था वहां पर इन्होंने 21 शर्तें रखी थी। ये तो बात हुई पूरी इसकी घटनाक्रम की बात हुई थी। अब इसके अलावा इन्होंने और क्या काम किए थे, तो इन्होंने हर जगह पर अपने धुने स्थापित किए थे। धुने जो अग्नि का एक कुंड टाइप इस प्रकार के, उसके अंतर्गत जो नारियल वगैरह डाले जाते हैं, और हर धुने पर इन्होंने क्या स्थापित कर दिया था, जगह जगह पर अपने अलग अलग क्षेत्र के अंतर्गत कोतवाल स्थापित किए थे। हर धुना और हर धुने पर एक कोतवाल। और कोतवाल क्या था, खाली धार्मिक मामलों का ही नहीं था, ये सभी मामलों का प्रभारी था, सभी मामलों का प्रभारी था। और इसके अलावा ये अपने यूं समझ लीजिए कि ये जो न्याय व्यवस्था है ये भी अपनी न्याय व्यवस्था भी करते थे। इसका मतलब कि ये समांतर सरकार की तरह काम करने लग गए थे। अब समांतर सरकार की तरह काम करेंगे तो सरकार को टेंशन तो होती है और टेंशन होती है तो फिर सरकार कुछ न कुछ इस प्रकार की कार्रवाई करती है और उससे कोई न कोई घटना या हत्याकांड होता है। तो ये हुआ था आगे मानगढ़ हत्याकांड के अंतर्गत चेंज हुआ था। तो इन्होंने समांतर सरकारें स्थापित करने से मानगढ़ बांसवाड़ा के अंतर्गत एक हत्याकांड हुआ। यहां पर आपको सब चीजें याद रखनी है। यह हुआ था 17 नवंबर 1913 को, मार्क्सिस पूर्णिमा के दिन। मार्क्सिस पूर्णिमा के दिन इस प्रकार का ये अपने हुआ था। अब इसके अंतर्गत समसभा का अधिवेशन चल रहा था और कर्नल सटन, ये ध्यान रखना, कर्नल सटन के आदेश पर कौन कौन थे, मेजर हैमिल्टन, मेजर एस बेले और कैप्टन स्टाकले, इनकी अगुवाई के अंतर्गत यहां कहते हैं कि लगभग 1 लाख के आसपास कोई भील इकट्ठे हो रखे थे और उनमें से इन्होंने फायरिंग स्टार्ट कर दी। 1500 से अधिक भील मारे गए थे और इसे राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड कहा जाता है। वैसे तो वो तो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, परंतु ये राजस्थान की दृष्टि से देखा जाए तो ये फर्स्ट अपने जलियांवाला हत्याकांड भी कह सकते हैं और ये राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड कहा गया था।
इसके अलावा जो यहाँ पर इनके वहाँ आपने एक सुरजी भगत का भी नाम लिया था, और यहाँ पर इनके साथ में थे पुंजाधीर जी। गोविंद गिरी और पुंजाधीर जी को गिरफ्तार कर लिया गया। सबसे पहले इतनी इन पर कार्रवाई करने का काम किया गया तो इनको मृत्युदंड देने के लिए बात की गई कि गोविंद गुरु को मृत्युदंड दे दो। फिर इनकी लोकप्रियता इतनी थी, इस मृत्युदंड को चेंज किसके अंतर्गत करना पड़ा? आजीवन कारावास के अंतर्गत, जो 14 ईयर्स की अभी आजीवन कारावास की जेल होती है। फिर इसके अंतर्गत लोकप्रियता से उसमें 10 वर्ष में चेंज करना पड़ा। फिर इनके अपने 7 वर्ष के अंतर्गत, और फिर उसके बाद में इसी शर्त पर रिहा कर दिया गया कि इनके सूत, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुशलगढ़ और ईडर, ये ध्यान रखना है, सूत, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुशलगढ़ और ईडर इन राज्यों में प्रवेश नहीं करेंगे। फिर इन्होंने ये अपने यहाँ पर अहमदाबाद, ये आगे ये अहमदाबाद के अंतर्गत तो इन पर जो मृत्युदंड की सजा सुनाई थी, और फिर इन्होंने गुजरात के अंतर्गत ही एक काम्बिया या कंबोई गांव आता है, इस यही अपना शेष जीवन बिताया और अपना जीवन यहीं पर इनका हो गया था, अपने देहावसान हो गया था। हालांकि जो इनको अंतिम प्रक्रिया की गई थी वो मानगढ़ धाम ला करके की गई थी, शांतिपूर्ण तरीके से निकाला। और इन्होंने अहमदाबाद संभाग के अंतर्गत पंचमहल जिले के जालोद गांव में भगत बिलों के प्रवचन दिया करते थे, यहीं पर अपना काम चलाते रहे थे। और ये गुरु गोविंद सिंह अहिंसा के समर्थक, और इनका जो सफ़ेद झंडा है, ये इसके साथ में जो अपन बात कर रहे थे, जो ये धुनी स्थापित करते थे, उसी के पास में झंडा स्थापित करते थे। और इस झंडे का क्या था? ये शांति का प्रतीक था। अब बात करते हैं, यहाँ पर एक देखो क्वेश्चन बनता है मानगढ़ धाम के बारे में। तो इसके लेटेस्ट इसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या मानगढ़ धाम के बारे में है? तो देखो, एक तो सबसे पहले तो अपन को ध्यान रखना है मार्गशीर्ष पूर्णिमा को एक तो सबसे यहाँ पर मेला पड़ता है, ये ठीक है। 2 सितंबर यदि इसकी करंट अफेयर्स की दृष्टि से देखा जाए, 2 सितंबर 2002 से ये मानगढ़ धाम के अंतर्गत अपने इसको जो अशोक जी हैं उनके द्वारा इसे शहीद स्मारक बना दिया था। इसके अलावा 2012 के अंतर्गत अशोक जी के द्वारा ही बनाया गया था। इसे मानगढ़ फाउंडेशन ने एक गोविंद गुरु की क्या स्थापित कर दी थी? इन्होंने प्रतिमा स्थापित कर दी थी। अब आप देखो, ये अपने मानगढ़ धाम स्थापित कर दिया गया है। अब इसे अभी हाल ही के अंतर्गत जो अपने नरेंद्र जी मोदी है उनके द्वारा इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया है। तो ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है, इसे अब क्या कर दिया है? राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया है। और अभी हाल ही में बीजेपी सरकार के द्वारा भी आदिवासियों को मनोबल बढ़ाने के लिए या अपन कहें कुछ भी चीज़ों को इनको एनकरेज करने के लिए अभी भी जो द्रौपदी जी मुर्मू हैं वो भी एक आदिवासी समाज से अपना जगह रखती है। तो ये अपने मानगढ़ धाम इस प्रकार से बना हुआ है। तो ये हमने कुछ लेटेस्ट की बातें भी कर ली, कुछ अपन ने जो इसके फैक्ट हैं उन चीज़ों पर अपन ने बात करते हुए देख लिया। यदि हम देखो एक ही मिनट के अंतर्गत यदि अपन इसको समअप करने का प्रयास करें तो मुख्य चीज़ें देखें तो एक तो देखो इसमें जो क्वेश्चन बनता है, एक तो अपने 1853 के अंतर्गत एक तो अपने स्वरूप सिंह जी वाला, जिन्होंने डाकन प्रथा का अंत किया था। इसके अलावा जो अपने जो सैनिक बटालियन बनी थी 1822 के अंतर्गत, तो एक तो बनी थी मेरवाड़ा, ये याद करने के लिए जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, मेरवाड़ा बटालियन मानगढ़ बांसवाड़ा के अंतर्गत आया, ध्यान रखना। 1841 के अंतर्गत मेवाड़ भील कोर, ये अपने कहाँ पर आई हुई है? इसका मुख्यालय जो खेरवाड़ा है उदयपुर के अंतर्गत। और जो मेरवाड़ा बटालियन है इसका अपने मुख्यालय है अपने ब्यावर के अंतर्गत, और ब्यावर आया हुआ है अजमेर के हिसाब से। फिर 1903 के अंतर्गत इनके अधिवेशन होने शुरू हो गए थे। 1883 के अंतर्गत इनकी समसभा की स्थापना हो गई थी। और 1917 नवंबर 1913 को अपने जो मानगढ़ अपने धाम के अंतर्गत जो हत्याकांड हुआ था उसके बारे में, जिसे अपने जलियांवाला हत्याकांड भी कहा जाता है, तो ये अपने बातें की थी। इसकी परिभाषा की बात की थी अपन ने, 300 जो अनुच्छेद 366 है उसके अंतर्गत जो अपने जनजाति है उनकी परिभाषा दे रखी है। अब इसके अंतर्गत जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आ रखे हैं उसके अंतर्गत हम इनकी चर्चा करते हुए चलते हैं। गोविंद गिरी किस जाति से संबंधित थे? ये भी पूछा गया है, सारे क्वेश्चन पुराने पूछे गए हैं। ये बंजारा परिवार से थे, जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं उसी परिवार से थे। गोविंद गुरु ने भीलों को संगठित करने के लिए कौन सा संगठन स्थापित किया था? तो समसभा का मतलब क्या होता है?
जिसके अंतर्गत एकता स्थापित करने के लिए आंदोलन चलाया था। बाद में एक ही आंदोलन चलाया था मोतीलाल तेजावत के द्वारा, ये भी भीलों के अंतर्गत। 1883 में गोविंद गिरियों ने मेवाड़, डूंगरपुर, गुजरात और मालवा के भील और ग्रास्य जाति के लोगों को संगठित करने के लिए कौन सी सभा स्थापित की थी? सम सभा थी। मानगढ़ नरसार कब स्थापित हुआ था? 17 को खतरा, 17 नवंबर 1913। 17 नवंबर 1913। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ को क्यों जाना जाता है? आदिवासियों का अंग्रेजों के द्वारा दमन किया गया था। अपने कितने 1500 के आसपास भील यहां पर मारे गए थे, और किसके कहने पर? ये अपने शटन के कहने पर इस प्रकार की कार्रवाई की गई थी। नेक्स्ट देखिए, प्रसिद्ध भगत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ये गोविंद गिरी, गोपालिया और पूंजा धीर जी। ये अपने ए आंसर यहां आ जाएगा, बाकी इनमें से आंसर नहीं मैच कर रहे हैं ना भगत आंदोलन की बातें। सुरजी भगत राजस्थान की किस जनजाति के धार्मिक सामाजिक सुधार नेता थे? तो ये भी अपने भील के थे। जो इनिशियली जो स्टार्ट हुआ था इनमें सुरजी भगत और गोविंद गिरी के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट देखिए, भगत आंदोलन किस क्षेत्र के अंतर्गत शुरू किया गया था? तो ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंतर्गत। डूंगरपुर के अंतर्गत बासिया, जो डूंगरपुर के अंतर्गत आया, वहां से शुरू किया हुआ था। और बांसवाड़ा का ये ध्यान रखना, मानगढ़ जो आया हुआ है बांसवाड़ा के अंतर्गत आया हुआ है, और ये गुजरात और राजस्थान की सीमा पर ही है। राजस्थान, गुजरात और एमपी है, सभी के लिए एक श्रद्धा का स्थल है। किस नरसार को राजस्थान का जलियांवाला बाग कहा जाता है? तो इसके अंतर्गत अपन को ध्यान रखना है, मानगढ़, बांसवाड़ा को अपन जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। मानगढ़ जब राजस्थान के जलियांवाला बाग नाम पर से कहाँ स्थित है? ये अपने बांसवाड़ा के अंतर्गत है। जो 10 क्वेश्चन अपन ने MCQ लिए हैं, ये भी इसको आपको पूरे इस टॉपिक को समझने के अंतर्गत कहाँ से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं इसके अंतर्गत समझेंगे। और जो आपके RS 2024 और जो नई वैकेंसी जो सब इंस्पेक्टर की आ रही है उसकी दृष्टि से, और आप किसी भी दृष्टि से कोई सा भी राजस्थान का एग्जाम दो, उसके अंतर्गत बहुत ही उपयोगी क्लास है। आप हमारी क्लास को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स ए लॉट।